यस सर। तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो जो भी बीच में डाउट आता है, ठीक है। तो हीट का मतलब हीट इज अ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। पढ़ा है कभी? यस सर। हीट इज द एनर्जी ट्रांसफर, द एनर्जी ट्रांसफर है, किस वजह से ट्रांसफर होता है एनर्जी? ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कहीं पे भी अगर टेम्परेचर चेंज है, दो बॉडीज के बीच में अगर टेम्परेचर चेंज है, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर होगी। लेकिन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी हीट, किसी को पता है? एक बॉडी हायर है, टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। हाँ, अगर टेम्परेचर सेम है यानी टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, तो हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड। क्योंकि हीट कब ट्रांसफर होती है? जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो। डिफरेंस हो। हाँ, तो डिफरेंस मतलब कहाँ से कहाँ जाएगी ये भी जानना बहुत जरूरी है। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। समझ में आ गया सबको? तो हीट के बारे में हम बाद में देखेंगे जब ये थर्मोडायनेमिक्स से कनेक्ट होगा। लेकिन सबसे पहले हमें देखना है कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता क्या, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट है उसका थर्मो और एक पार्ट है डायनेमिक। थर्मो का अगर हम मतलब समझे तो थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनामिक का मतलब होता है मोशन। मोशन। वेरी गुड। तो हीट और मोशन, तो मतलब थर्मोडायनामिक्स क्या हुआ? हीट का मोशन, मतलब हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होगी। हीट क्या हीट ट्रांसफर होती है क्या? क्या सर? हीट ट्रांसफर होती है क्या? या हीट एक जगह हाँ से सर। दूसरी जगह जाती है? यस नहीं, हीट यस सर होती। एनर्जी, एनर्जी हीट नहीं होती। ये याद रखना, ये डिफरेंस मतलब एक्चुअली ये डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन आपको दिमाग में ये चीज होना चाहिए। हीट इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड, मतलब हीट क्या है? एक एनर्जी ट्रांसफर्ड है, ठीक है, एक हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। और इसी ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर मतलब मोशन हो रहा है। सो दिस, इसको हमने फिजिकल पार्ट में, फिजिक्स में इसको बोला गया है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स नाम समझ में आ गया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, हीट के बारे में पढ़ेंगे। हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर हो रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे ट्रांसफर हो रही है, किस वजह से ट्रांसफर हो रही है, वी विल स्टडी दिस। इतना तो क्लियर हो गया होगा थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ने क्या वाले हैं यहाँ। यस सर। यस लेकिन सर। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में किस चीज का हीट ट्रांसफर? तो थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे फ्लूइड्स के बारे में। किसके बारे में? फ्लूइड्स। अब ये फ्लूइड्स क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज फ्लूइड्स? थर्मोडायनेमिक्स में जो हीट ट्रांसफर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो फ्लूइड्स का हीट ट्रांसफर पढ़ने वाले हैं। तो अब ये फ्लूइड होता क्या है? एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इजीली, फ्लो इजीली। तो कौन कौन से सब्सटेंस है, या स्टेट्स ऑफ मैटर बताओ, कौन कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर है जो इजीली फ्लो हो सकते हैं? लिक्विड एंड गैस। लिक्विड एंड गैस। तो फ्लूइड्स मतलब क्या? या तो लिक्विड, या तो लिक्विड बच्चों, या तो तो लिक्विड गैस। या तो गैस। सबको गैस। जवाब दो, पूरा सबका कंट्रीब्यूशन चाहिए, लिक्विड या फिर गैस। ज्यादातर के हम पता है क्या पढ़ने वाले हैं, गैसेस का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। लिक्विड कभी कभी आ जाएगा, बट इसीलिए हम कहते हैं कि हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो थर्मोडायनेमिक्स क्लियर हो गया कि हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं। यस। सो ये हो गया इंट्रोडक्शन। लिखो इंट्रोडक्शन, सब लोग लिखो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का हेडिंग डालो। ये चैप्टर के अंदर तीन चैप्टर है। हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कार्नोट इंजन तक खत्म हो जाएगा। तीन चैप्टर हैं इसके अंदर, लेकिन हम डालेंगे सिंपल सा एक चैप्टर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इट विल टेक टाइम टू कंप्लीट, ठीक है। चलो, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हेडिंग डालो, उसमें लिखो इंट्रोडक्शन। थर्मोडायनेमिक्स को अलग अलग लिखो, थर्मो का मतलब हीट लिखो, डायनेमिक्स का मतलब मोशन लिखो। और ये थर्मोडायनेमिक्स जो हीट ट्रांसफर हम पढ़ने वाले हैं वो किस में पढ़ने वाले हैं? फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होता है वो लिखो जल्दी से, फास्ट। हो जाएगा तो बताना। डन सर। सबका हो गया? डन काफी सर। काफी नए स्टूडेंट्स आए हैं 11 में, यहाँ जानते हैं सब लोग।
कोई नया है स्टूडेंट? सर आवाज बहुत स्लो है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि एनी न्यू स्टूडेंट जो फर्स्ट लेक्चर है मेरा, मतलब अभी तक पहली बार देखा है मुझे या पहली बार सुन रहा है, कोई है? Yes, sir. Okay. कितने लोग हैं? हैंड रेस करना। Okay. बस एक ही लोग है, बाकी सब पहले से जानते हैं, मतलब पहले लेक्चर अटेंड कर चुके हैं। Yes, sir. चलो, ठीक। Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे करंट सेशन वाले भी है ना यहाँ पे, नीट जो जिनका अभी इसी सेशन में। Yes, sir. हाँ फरीद, ओके। कैसा चल रही तैयारी? पढ़ रहे हैं सर अभी तो। मेरे पास मार्क्स है तुम लोगों का। रहने दो सर। एक मिनट रुको। नहीं, अच्छा स्कोर किया बायोलॉजी में, 190 है। गुड। कमलेश, सर फिजिक्स का। कमलेश यस सर। इतना मार्क्स कैसे आ गया? ये सर और क्या चाहिए? अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड। और फिजिक्स का तुम लोग सही से नहीं दिया ना? नहीं सर, सर पता नहीं ना, जितना आप कराते हो ना वो हम्म। अच्छे लग रहा है फिजिक्स। फिर बाद में पता नहीं जो नए वाले तो समझ फिर में तो उसको सॉल्व कैसे करे। नए वाले मतलब? सच्ची में, मतलब जो अलग क्वेश्चन आते हैं आप वाले, जो अभी तो जो हम लोग मैंने, जो आपने बुक में कराए हो हाँ, वो आ जाते हैं। तो मैंने वो क्या क्वेश्चन कहा जैसे है? हो गया वैसा हो गया है। क्वेश्चन यही तो, क्या वही सेम मैंने कभी वैसा बोला कि यही सेम क्वेश्चन आएंगे? नीट में नहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं। करवाता हूँ ना क्वेश्चन करा के। हाँ सर, मतलब वही कि मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछो वो समझ में आ गया, कंसेप्ट लेकिन वैसे टाइप के प्रैक्टिस चाहिए, क्वेश्चन। हाँ, प्रैक्टिस। अभी वही कर रहे हैं सर, अभी हम लोग फिजिक्स देखो पे। बायोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजी सीधा सीधा सिंपल जो आप पढ़ते हो, सीधा सीधा उसका एप्लीकेशन होता है। सीधा जो भी पढ़ा है हार्ट में, मतलब कितने वाल्व होते हैं, एट्रियम्स, वो सारे मेरे को मालूम नहीं वो चीज़ें, लेकिन आप समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सारी चीज़ें आप पढ़ ली तो आपने उसको टिक कर सकते हो। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है, आपको न्यूमेरिकल करना होता है। न्यूमेरिकल के लिए यू शुड हैव योर कंसेप्ट क्लियर। तो अगर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। और अगर कंसेप्ट क्लियर है फिर भी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर न्यूमेरिकल, दैट्स इट। हमेशा यही बोला है ना, बाकी 11th वालों यही बोला है ना। 11th क्या, अभी 12th में चले गए होंगे आप लोग, यही कहा है ना हमेशा। सर यस सर। 12th वाले हो गए। हाँ 12th वालों, ठीक है, चलो। हाँ वो मैंने करेक्ट किया था उसको, चलो। तो थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन किए, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। क्या पढ़ने वाले? थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले एक और इक्विलिब्रियम है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। देखता हूँ आपका मैकेनिक्स कितना स्ट्रांग। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता सारी फोर्सेस जहाँ बैलेंस होती है। है? बैलेंस फोर्स, सारी फोर्सेस जहाँ बैलेंस होती है, मतलब सब फोर्स जब इक्वल हो जाती है सर। जब इक्वल हो जाती है, ओके। और सर इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो नेट फोर्स रहता है वो जीरो होता है। एफ नेट जीरो होता है। एफ नेट मतलब सारे फोर्सेस को अगर आप मिलाओ, प्लस करो, और अगर वो जीरो आता है, सारी फोर्सेस को जब आप प्लस करो और अगर वो जीरो आता है प्लस करने के बाद, देन आई कैन सी दैट द बॉडी इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यही है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना? यस सर। ये अगर जीरो है तो मास कभी जीरो हो सकता है क्या? नो सर।
तो इसको कांस्टेंट बोल के हटा देता हूँ मैं, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। अगर मास कांस्टेंट है तो अगर एफ 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? वो भी जीरो होगा ना वो सर? भी 0 होगा। जीरो हो यानी जाएगा सर। यानी एक्सेल जब एफ नेट 0 है यानी एक्सेलरेशन 0। समझ आ रही बात? यस सर। ये किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो क्या होगा? So the properties that don't change over time. द प्रॉपर्टीज दैट डोंट चेंज ओवर टाइम मतलब कांस्टेंट रहेगा। अगर आपके हिसाब से मैं बोलूँ, क्या ऐसा डेफिनेशन बना सकता हूँ, इफ देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन द बॉडी, क्या मैं थर्मल इक्विलिब्रियम में बोल सकता हूँ? Yes sir. हमेशा यस नहीं बोल सर। हमेशा नहीं बोल सकता। यही यहाँ पे फंडा, इसीलिए मैं चाह रहा था मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बता दूं तो आप उसको सीधा कनेक्ट करोगे और सीधा रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में हम एक्चुअली करने क्या वाले हैं। अगर मैकेनिक्स की बात करें तो बॉडी मोशन में कब आती है? बॉडी मोशन में कब आती जब फोर्स फोर्स Force अप्लाई होता है apply. सर। है? जब फोर्स अप्लाई होता है। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। जब फोर्स अप्लाई होता है या टॉर्क अप्लाई करो, यानी फोर्स इनटू द यस परपेंडिकुलर सर। डिस्टेंस, ताकि वो घूमने लगे। मतलब बॉडी को मोशन में लाना है, यू नीड अ फोर्स। लेकिन बॉडी में अगर हीट ट्रांसफर कराना है, बॉडी थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़ना है आपको, देखो मैकेनिक्स अगर पढ़ना है तो मैकेनिक्स में आपको क्या क्या चीजें बहुत जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैकेनिक्स में? अभी अभी बात उसी के बारे में बात करें ना। फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना अगर हम मैकेनिक्स की बात करें। यस सर। बिना फोर्स के मैकेनिक्स पॉसिबल है? No sir. नहीं है। उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हमें जो है वो जानने की जरूरत है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मैकेनिक्स से रिलेट करूंगा और थर्मोडायनेमिक्स समझाऊंगा। आज का फंडा यही है, मैकेनिक्स से रिलेट करूंगा, थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ जाएगा। मुझे ये बताओ, किसी भी बॉडी को मोशन में लाना है तो उसके ऊपर बाहर से फोर्स लगाते हैं या अंदर जाके फोर्स लगाते हैं बॉडी के? बाहर से सर, बाहर एक्सटर्नल। बाहर से। बाहर सब से चीज फोर्स। एक्सटर्नली होती है। सब चीज एक्सटर्नली यस होती सर। है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में आप देखोगे सब चीज अंदर से होती है। मतलब कुछ अंदर का चेंजेस की वजह से हीट इधर से उधर जाती है। समझ में आ रही है क्या मैं बात कर रहा हूँ? मतलब अगर एक यहाँ पर, Yes sir. ठीक है, एक वाटर है, उसका पर्टिकुलर एक टेम्परेचर होगा, तो उसको मैं अगर यहाँ से टेम्परेचर दूँ, एक्सटर्नल टेम्परेचर दूँ, तो अंदर क्या चीज़ चेंज होगा? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होगा, जिसके वजह से वो वेपर बन के बाहर चला जाएगा, उड़ जाएगा। यस, यस सर। ये तो मैंने हो गया बाहर से एक्सटर्नली दिया तो। लेकिन अगर अंदर ही अंदर कुछ हो जाए, इनको प्रेशर चेंज हो जाए या कुछ चेंज हो जाए तो क्या होगा? चीजें चेंज सर होगी। वो अपने ओरिजिनल स्टेट को चेंज कर देगा। ओरिजिनल स्टेट को चेंज कर देगा। अगर आपने वो पढ़ा होगा, गैस लॉ सारे पढ़े हैं ना, या मैं रिवाइज कर रहा हूँ सारे? अभी एक ही हुआ है सर, अभी चल रहा है हम लोग चार्ल्स का, लॉ, एक ही हुआ है। बॉयल्स लॉ, ये सारे मालूम है? एक ही सर, अभी एक ही लॉ हुआ है हम लोग का, चल रहा है वो भी। ओके, नहीं रेगुलर लेक्चर में भी नहीं हुआ, ये नीट के नहीं बारे में। सर, रेगुलर लेक्चर में हो ही नहीं वो चैप्टर, गैसेस स्टेट। स्टार्ट नहीं किया है अभी तक। ओहो, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा चार्ल्स थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम पे क्या इंप्रेशन पड़ता है, टेम्परेचर पे क्या इंप्रेशन पड़ता है, ये सारी चीजें जरूरी होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो करते हैं। तो ये चीजें समझ तो आ रही है ना, एक लॉजिक था इसमें। इसमें चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ ठीक है बाद में लगेगा, लेकिन इसमें एक लॉजिक तो समझ में आ रहा है ना कि प्रेशर वगैरह चेंज होने से कुछ ना कुछ तो बॉडी के अंदर चेंजेस आएगा। यस तो सर। क्या यहाँ पे मैंने बॉडी पे फोर्स लगाया था? अगर मैं इस फ्लूइड को बॉडी समझूं तो क्या इस बॉडी पे फोर्स लगाया था कुछ एक्सटर्नली बाहर से? मतलब फोर्स जैसे मैकेनिक्स में लगाते हैं, ऐसा कुछ लगाया था? नो नहीं। सर। नहीं लगाया था। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो हीट का मोशन है। यस सर। दैट मीन्स कौन सा कंसेप्ट? कौन सा कंसेप्ट? थर्मोडायनेमिक्स ना, हीट मोशन थर्मोडायनेमिक्स, सिंपल। सो थर्मोडायनेमिक्स मतलब इंटरनल बॉडी में चेंजेस की वजह से हीट का मोशन होना, इंटरनल बॉडी के चेंज होने पर मोशन होना। मैकेनिक्स में क्या होता था? एक्सटर्नल
प्रेशर फोर्स लगाने के बाद बॉडी का मोशन होता था, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हीट का मोशन कब होगा, जब इंटरनली कुछ चीज चेंज होगी, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं। अंदर जो चीजें चेंज हो रही है मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं, मैक्रो मैक्रो लेवल पे। मतलब मैक्रो लेवल पे आप समझे, प्रेशर चेंज होगा तो हीट का मोशन होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो हीट का मोशन होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो हीट का मोशन होना ही होगा। समझ में आ रही बात? सो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम काम करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, इंटरनली काम करते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक नहीं, मतलब बिल्कुल एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जाके घुस जाना, वैसा नहीं, ऊपर ऊपर से। जैसे कि प्रेशर समझना, वॉल्यूम समझना, टेम्परेचर समझना, उसका मास समझना, नंबर ऑफ मोल समझना, बस दैट्स इट। ये सारी चीजें जो बोली समझ में आया है, किस चीजें? यस सर। वॉल्यूम Yes, समझ में आता है? यस सर। yes sir. सो वॉल्यूम हमको दिखता है ना मैक्रो लेवल पर, हाँ सर। प्रेशर दिखता है हमें मैक्रो लेवल पर, टेम्परेचर पता चल जाएगा हमको एकदम देख के, ठीक है, मास समझ में आ जाएगा, नंबर ऑफ मास समझ में आ गया तो नंबर ऑफ मोल समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें मैक्रो लेवल की हैं, लेकिन है इंटरनल चीजें, है ना, अंदर होता है फ्लूइड्स के। यस और नो? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ Yes सर। sir. चलो, तो अभी हम देखने जाएंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है। थर्मल का तो मतलब थर्मल का मतलब समझते हो ना, हीट। इक्विलिब्रियम होता क्या है अभी समझ में आ जाएगा। मैकेनिक्स का इक्विलिब्रियम याद रखना। एक बॉडी है, उसका प्रेशर है P, उसका वॉल्यूम है V, उसका टेम्परेचर है T, उसका मास है m, उसका नंबर ऑफ मोल है n। ठीक है, ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल अगर कांस्टेंट है, क्या बोला मैंने, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, mass and number of moles, these things if remains constant lifetime, मतलब जब तक हम पढ़ रहे हैं कोई चीज, अगर उस बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, उस फ्लूइड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और उस फ्लूइड का जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास और नंबर ऑफ मोल सेम है, यानी कांस्टेंट है, नहीं चेंज हो रहा है, दैट मीन्स द बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ आया? बहुत छोटी सी चीज, लेकिन आगे जाके कब बड़ी हो जाएगी, पता है ना फिजिक्स में कैसे चीजें, वो कॉन्सेप्ट कैसे बड़ा हो जाता है। बहुत सिंपल सा, बेसिक समझ में आना चाहिए, क्या क्या चीजें चेंज नहीं होगी तो क्या होगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, टेम्परेचर, मो नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल। मोल। अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है किसी भी फ्लूइड के लिए, किसी भी बॉडी, मैं बॉडी बोलूंगा तो फ्लूइड समझ जाना, किसी भी बॉडी के लिए अगर ये सारी चीजें सेम है बेटा, तो क्या कौन बॉडी इज इन विच कंडीशन, थर्मल। थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम। लिख लो, इफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड नंबर ऑफ मोल is constant throughout, then the body is said to be in thermal equilibrium। जल्दी से, सर हम्म, ये पूरा चैप्टर केमिस्ट्री से रिलेटेड है क्या? फिर बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में भी है ये। केमिस्ट्री में देखो मसला यस क्या है, सर. यहाँ पे हम ना वर्क डन पॉजिटिव लेते हैं, और वहां पे केमिस्ट्री में वर्क डन नेगेटिव लेते हैं, बस यही डिफरेंस है, बाकी पूरा चैप्टर सेम होता है। क्वेश्चंस थोड़े अलग होते हैं, केमिस्ट्री में हम थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल से नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, बस यही फर्क है। यहाँ पे हम सीधा सीधा ऊपर ऊपर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, ओके सर। केमिस्ट्री में भी आएगा, कंफ्यूजन मत लाना, और कभी इसको साथ में मत पढ़ना, जैसे कि फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लो और केमिस्ट्री में पढ़ लो, साथ में पढ़ लो, बिल्कुल आउट ऑफ माइंड हो जाओगे। केमिस्ट्री थोड़ा सा इंटरनल अंदर जाके, मतलब मॉलिक्यूल लेवल में क्या चेंजेस आता है प्रेशर चेंज होने की वजह से, वो पढ़ते हैं, जबकि पढ़ने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में यहाँ, क्योंकि मैंने बताया ना अंदर मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हमें पता होना चाहिए, जो हमें सामने दिखता है, खत्म, खलास। ठीक है, ओके सर। ओके सर. मुझे 2 मिनट देना जरा।
ओके चलो बैक टू द लेक्चर। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। यस यस सर। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम हुआ कैसे, थर्मल इक्विलिब्रियम हुआ कैसे। सर हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ। हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ, तो हीट का एक्सचेंज तभी नहीं होगा जब हम इसको इंसुलेट करके रखेंगे इस बॉडी को। मान लो ये कंटेनर था, इसको मैंने इंसुलेट कर दिया, मतलब इंसुलेट ऐसे करेंगे, ठीक है। जब जहाँ पे भी ऐसा कुछ कुछ डायग्राम आ जाए। सर थोड़ा जोर जोर बोलिए ना, आवाज बहुत स्लो है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये बॉडी के अंदर हीट जो है बाहर क्यों नहीं जा रही है, मतलब टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा, प्रेशर क्यों नहीं चेंज हो रहा, वॉल्यूम क्यों नहीं चेंज हो रहा। ये क्वेश्चन आया था किसी के दिमाग में कि सर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके प्रेशर डिफरेंस तो होना ही है, तो हीट ट्रांसफर हो सकती है, तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। लेकिन आप थर्मल इक्विलिब्रियम में कैसे कह सकते हो सर इसको। अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया तो उसके लिए आंसर ये था कि ये बॉडी को हमने क्या किया हुआ था, इंसुलेशन। क्या किया था, इंसुलेशन। क्या किया था, इंसुलेशन या इंसुलेशन। इंसुलेटर लगाया था। और इसको हम नॉन कंडक्टिंग लेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन, नॉन कंडक्टिंग क्योंकि अगर कंडक्टिंग लेयर होती तो क्या होता, बॉडी में हीट एनर्जी ट्रांसफर ट्रांसफर हो जाती है। नॉन कंडक्टिव लेयर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे किसी, जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया कि इसमें से ही, इसमें ये थर्मल इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि इसमें से हीट ट्रांसफर बाहर नहीं हो रहा है, या बाहर से कोई अंदर नहीं आ पा रहा है, so that means heat is not getting transferred। so यस सर। इस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक्स। एडियाबैटिक, ADIA, यस सर। एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, ADIA। ये सब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द हीट doesn't transfer through the body, एक्सचेंज। या heat doesn't exchange to the surrounding, या surroundings, जैसा भी आप उसको बताना चाहो। मतलब अंदर से ना कोई बाहर आ सके, बाहर से कोई अंदर। वो गाना सुना है ना, वो एडियाबैटिक प्रोसेस बताना चाह रहे थे उस सॉन्ग में। वन सेकेंड। मेरी आवाज आ रही है ना, लाउड ऑडिबल है ना। यस सर। सो एडियाबैटिक प्रोसेस लिख लो, लाइन बना लो। थर्मल इक्विलिब्रियम लिखा था ना सबने, देखो यस प्रॉपर सर। नोट्स यस बनाओ। सर। हाँ, अब ये एडियाबैटिक प्रोसेस लिखो, द प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट ट्रांसफर्ड with the surrounding, there is the process in which there is no heat transfer through the surrounding। थ्रू दी सराउंडिंग बोलने का मतलब ये है ना, सराउंडिंग से अंदर आ सकते हैं ना, अंदर से सराउंडिंग में जा सकते हैं।
ठीक है। यस अगर मैं बोलूँ किसी सॉन्ग के थ्रू समझाओ एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, तो वो सॉन्ग मालूम है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सर, सुना ही नहीं आज तक वो नहीं, सॉन्ग। नहीं सुना? हाँ, क्या बात कर कौन सा सॉन्ग है? अरे सर आप लिंक अंदर सेंड कर दो, हम लोग देख लेंगे। अंदर से कोई वाओ बाहर क्या वो अंदर बोल से रहा है लिंक देख लेंगे नहीं, सुन लेंगे। सर आप अंदर ही सुना। अंदर से कोई बाहर जा ना सके, बाहर से कोई अंदर आ ना सके। बैकग्राउंड में ऑटो ट्यून स्टार्ट कर दो। मैं चलो सुन लेना, कभी मैं लिंक सेंड कर दूंगा आप लोगों को। ओके सर। हाँ, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस समझा रहे हैं उस सॉन्ग में, और कुछ नहीं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्लियर हो गया सबको? स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। ठीक। चल, अब थर्मोडायनेमिक्स में ना 3 लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, third law of thermodynamics, and third law of thermodynamics is also called as zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. अच्छा, मुझे एक चीज बताना, अभी मैं बना रहा हूँ। ये एक पूरा सिस्टम है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम कब होता है पता है? जब हम इसको नॉन कंडक्टिंग लेयर से इंसुलेट कर देते हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा सराउंडिंग के साथ? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। वेरी गुड। एडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी अंदर चाहे जो भी कर लो, बाहर कुछ नहीं होने वाला, मतलब बाहर से कुछ चेंज नहीं होगा। सो मैं एक काम करता हूँ, एक नॉन कंडक्टिंग लेयर बीच में रखता हूँ और उसको डिवाइड कर देता हूँ। नॉन कंडक्टिंग लेयर मतलब क्या? बॉडी यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन फिर भी पार्टीशन कर दिया। और यहाँ पे एक फ्लूइड रखा, फ्लूइड 1, और यहाँ पे दूसरा फ्लूइड रखा, फ्लूइड 2। इस फ्लूइड का होगा प्रेशर 1, इस फ्लूइड का होगा वॉल्यूम 1, इस फ्लूइड का होगा टेम्परेचर 1, इस फ्लूइड का होगा प्रेशर 2, इस फ्लूइड का होगा वॉल्यूम 2, इस फ्लूइड का होगा टेम्परेचर 2। समझ में आ रही बात? यस मान लो टेम्परेचर 1 was greater than temperature 2 initially when it was poured inside। मतलब टेम्परेचर 1 ज्यादा था टेम्परेचर 2 से जब हम ये कंडक्टिंग लेयर बीच में डाल रहे थे। तो अब बताओ क्या होगा जैसे ये दोनों गैसेस आ जाएंगे अंदर, बाहर तो कोई नहीं जाने वाला। इस कंटेनर, ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है पूरा, इससे बाहर तो कोई नहीं जाने वाला, अंदर ही होगा जो कुछ होना। यस, अंदर ही Yes. ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? ये बताओ। होगा सर। होगा, होगा क्योंकि सर। अंदर नॉन कंडक्टिव इंसुलेटर नहीं है, कंडक्टिंग इंसुलेटर है। कंडक्टिंग लेयर लगा दी है मैंने, लेकिन डिवाइडर है। तो लेकिन आपका हीट ट्रांसफर हुआ कहाँ से कहाँ होगा? T1 से T2। T1 से T2। मतलब फर्स्ट फ्लूइड से सेकंड फ्लूइड में जाएगा। याद रखना, जिसका हाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होती है, और वो वाइब्रेट बहुत ज्यादा करते हैं। इसीलिए हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जाता है। पता है ना ये हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर क्यों जाते हैं? यस सर। यस यस सर। सर। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर किसका ज्यादा था? फर्स्ट फ्लूइड का। तो फर्स्ट फ्लूइड के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी, जिसके वाइब्रेशन की वजह से वो कंडक्टिंग लेयर के थ्रू फ्लूइड 2 में गया, और तब तक जाता रहा जब तक दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम ना हो गया। तो जब तक Yes, काइनेटिक एनर्जी सेम, अच्छा बाहर काइनेटिक एनर्जी अभी भी तो होगा ना, काइनेटिक एनर्जी दोनों का वाइब्रेट कर रहे होंगे, Yes. लेकिन अब दोनों का सेम हो गया होगा। दोनों फ्लूइड का काइनेटिक एनर्जी सेम हो गया होगा, यानी Same. दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया है। तो टेम्परेचर Yes. T1 इज इक्वल टू टेम्परेचर T2। T2। लेकिन क्या अब जो ये फ्लूइड बना है अंदर, ये बाहर जाएगा? मतलब नहीं सर, बाहर नहीं जाएगा। बाहर नहीं जाएगा। दैट मीन्स नहीं। नहीं जाएगा सर। दैट मीन्स कंजर्वेशन। दैट मीन्स बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम नाउ। हाँ सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दो फ्लूइड यानी दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकती हैं अगर उनका टेम्परेचर सेम हुआ तो? ऐसा बोल सकता हूँ। यस हाँ सर। सर। अगर उन दोनों का टेम्परेचर सेम हुआ, दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ? दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ क्या है? इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। पक्का?
यस सर। चलो अब एक और देता हूँ इसको। इसी के अंदर मान लो, इसी के अंदर मान लो, या इन छोड़ दूसरा ले लेते हैं। अब ये आ रहा है, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। फर्स्ट और सेकंड लॉ बाद में पढ़ेंगे, बड़ा है। जीरोथ लॉ पहले देख लेते हैं, बहुत छोटा होता है, लेकिन छोटा तो होता है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो यहाँ पर, तो मैं एक काम करता हूँ, सेम चीज बनाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, कंडक्टिंग, सॉरी नॉन कंडक्टिंग लेयर बना दिया। अच्छा, नॉन कंडक्टिंग लेयर में ऐसे स्लैश के साथ बनाऊंगा, कंडक्टिंग लेयर बनाऊंगा तो पॉइंट 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 डालूंगा, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग लेयर, नॉन कंडक्टिंग लेयर बनाया, और यहाँ पे भी एक नॉन कंडक्टिंग लेयर बनाया, ठीक है। सो ये है फ्लूइड ए, ये है फ्लूइड बी। अब मुझे बताओ, क्या किसी भी इंस्टेंट पर एक काम करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, एक बॉडी रखते हैं, एक और बॉडी ले लेते हैं, एक और फ्लूइड ले लेते हैं। ये कौन बार बार आ रहा है जा रहा है। एक और फ्लूइड रख लेते हैं, उसको बोल देता हूँ सी। और ये सी जो है, ये ए और बी के साथ कंडक्टिंग लेयर के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ कंडक्टिंग लेयर। अब मुझे बताओ, क्या किसी भी इंस्टेंट पर ए और सी फ्लूइड का थर्मल इक्विलिब्रियम हो सकता है? नहीं सर। ए और सी चेक करो। नो सर। नो नहीं सर। सर, सर अगर ट्राई इसे भी check करेगा करो। तो बी की वजह से नहीं होगा। ए और सी, बी छोड़ दो। ए सर और अगर ए और सी में ट्राई भी किया, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में होने की वजह से, तो बट वो बी बी की की वजह वजह से। से चेंज हो जाएगा। सर होगा ना। बी को छोड़ दो, बी को बिल्कुल ब्लॉक कर दो। हाँ तो नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ तो होगा। अब यस सर। अब ए को ब्लॉक करो, बी और सी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। हाँ। तो हाँ। यस सर। इसका मतलब क्या है, ए और बी का भी तो सेम होना चाहिए ना। अगर ए और सी और बी और सी, हाँ, ए बी और सी तीनों का सेम हो जाएगा। ये तीनों का सेम होगा। एक एग्जांपल है, दो दोस्त हैं, दो अलग अलग लोग हैं, उन्होंने एक सिंगल दोस्त से दोस्त, एक दूसरे, मान लो ये एक सिंगल फ्रेंड है, और ये एक दोस्त है, और एक दोस्त इधर है। ये दोनों आपस में नहीं जानते, और ये दोनों ने इससे दोस्ती कर ली, क्या होगा? तो जो दो नहीं जानते थे, तो वो भी आपस में जानने लग तीनों गए, दोस्त बन जाएंगे। है ना। तो उसी तरीके से अगर कोई दो बॉडी, अगर देखो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, कैन बी, यस थर्मल इक्विलिब्रियम हो सकता है ना। एक मिनट, तो सी बना नहीं ना सही में। टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बताओ। हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। यस सर हो सकता है। टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी हो सकता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। तो अगर यस सर। ऐसा है, हो सकता यस है। सर हो सकता है। जीरोथ लॉ क्या कहता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर ऐसा है, तो टेम्परेचर ऑफ ए विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, चाहे उन दोनों के बीच में कंडक्टिंग लेयर हो चाहे ना हो। यस सारा। सर सी के अराउंड में नॉन कंडक्टिंग लेयर नहीं रहेगी। यहाँ पे ना, हाँ यहाँ पे रहेगी। अगर नहीं रहेगी तो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा नहीं, तो अंदर का टेम्परेचर सेम, शायद थर्मोडायनेमिक्स ना हो, थर्मल इक्विलिब्रियम ना हो। यस वेरी गुड, बनाना भूल गया था। क्लियर है यस सर। सबको? यस क्लियर हो सर। गया? दिस इज नोन एज जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? थर्मोडी, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। जल्दी से हेडिंग डालो, लिखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स लॉजिक से, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉजिक से समझा है। डायरेक्ट टीचर्स क्या करते हैं,
सीधा बोलेंगे ये इससे थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकता है, वो उससे थर्मल इक्विलिब्रियम हो सकता है, तो पहला वाला उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट देके क्लियर कर देते हैं, लेकिन लॉजिक के साथ समझा ना आपको कि यस क्यों सर। ऐसा। यस सर। ठीक, सो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखिए, ये बना लो, डायग्राम बना लो। लिखो, the zeroth law of thermodynamics states that the zeroth law of thermodynamics states that if two thermodynamic systems if two thermodynamic systems if two thermodynamic systems are each in thermal equilibrium are each in thermal equilibrium are each in thermal equilibrium with the third system with the third system with the third system then they are in thermal equilibrium then they are in thermal equilibrium then they are in thermal equilibrium with each other. सर लास्ट की लाइन रिपीट करो ना। Then they are in thermal equilibrium with each other. Then they are in सर thermal. स्टार्टिंग की लाइन एक बार रिपीट कर दीजिए ना। The zeroth law of thermodynamics states that if two thermodynamic systems are each in thermal equilibrium with a third system then they are in thermal equilibrium with each other. मतलब दो thermodynamic system अगर तीसरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम से क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना। हमने एक देखा ना, दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, देखो ए और सी ले लिया, ये बी के साथ भी वही थर्मल इक्विलिब्रियम बना रहा है, यानी ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, यानी तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे से क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यस और नो? यस सर। हेलो सर, ये ए और बी के बीच में नॉन कंडक्टेड लेयर है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर नॉन कंडक्टिंग लेयर है एक दूसरे के बीच में, तो क्या वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते? हो सकते हैं सर। हो सकते हैं, यस। तो यही चीजें जीरोथ लॉ में समझनी है, क्योंकि क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था एक बार कि थर्मल इक्विलिब्रियम में होने का कंडीशन क्या है, तो वहां पे था टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो अगर टेम्परेचर सेम होना चाहिए तो बीच में क्या होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग लेयर की जगह कंडक्टिंग लेयर होनी चाहिए। यस। हाँ सर। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग लेयर है तो भी दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? यस सर। हो गया? हाँ सर। चलो, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो सर। पक्का? क्योंकि आगे चीजें थोड़ी सी हैवी होने वाली हैं। सो हैवी मतलब डरा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। सो सारे सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर।
अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है किसी को? यस सर। यस सर। सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूछ रहा हूँ, बताओ जल्दी। It can neither be created nor generated, but it can be transferred from one body to the other. In the whole universe, it remains constant. Energy can never be created nor destroyed, but it can be converted from one form to another. तो हीट क्या है? Energy. Heat is energy. हीट एनर्जी ट्रांसफर है ना? Yes एक sir. जगह से Yes, दूसरी जगह sir. ट्रांसफर होगा विदाउट गेटिंग द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, यानी टोटल हीट ऑफ द बॉडी सेम होना चाहिए। कभी भी हम उसको कैलकुलेट करें तो हमारी बॉडी सेम हो जाए। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है? मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है? पहले ये बताओ, तब हम हीट पे जाएंगे। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? यस, एनीवन? मशीन से जो सर अप्लाइड की जाए एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। हाँ, नेट पे सर्च कर लिया। ये पढ़ा है नहीं पढ़ा? एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है सर। प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा बॉडी पढ़े की हैं सर। टोटल मैकेनिकल एनर्जी। सो बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कौन बताएगा? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? It is a stored energy. कितने टाइप की होंगी फिर? क्या सर? कितने टाइप की होती है पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक स्प्रिंग में होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, इलास्टिक हाँ. पोटेंशियल एनर्जी। चलो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मेरे ख्याल से कल लेक्चर था ना आप लोगों को इसी पे, हाँ सर. अर्जुन सर का। हाँ सर. तो बताओ सर कल ही हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ये बहुत आप लोगों के लिए फायदेमंद है अगर कल हुआ है तो ये हीट समझ में आ जाएगा आपको जल्दी से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बताओ? mgh। क्यों mgh आया कैसे? अच्छा, हम कहते हैं Gravitational हम कहते energy की हम वजह कहते से. हम कहते हैं कि एनर्जी ना ही कभी बनाई जा सकती है ना ही कभी बिगाड़ी जा सकती है। तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, मान लो इधर पे एक, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए काम आएगा, ध्यान देना। ये बॉडी है और हाइट h पर है और उस बॉडी का मास है m। तो इस बॉडी के अंदर अभी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है mgh, है ना? यस। यस सर। यस सर। और ये बॉडी जैसे ही ऊपर से गिरना स्टार्ट होगी तो उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जब तक वो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा मैकेनिकल एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? यही होता है। हाँ सर। यस सर। सो यहाँ पे तो हो गया एनर्जी कन्वर्टेड। चलो कंजर्वेशन तो मान लिया, लेकिन ये कैसे बना पोटेंशियल एनर्जी? हाइट कम हो गई ना। पोटेंशियल एनर्जी कैसे बना जब हाइट पे था? जब मैं ऐसा फॉलो ये मैं पकड़ा हूँ बॉडी को और यहाँ से छोड़ने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आई कैसी इसके अंदर बॉडी में, है ना? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। समझ रहे हो बात को? तो इसके अंदर पोटेंशियल हाँ एनर्जी आया कैसे? सर ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी। Yes sir, gravity की वजह से. कैसे? सर वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है ना फिलहाल। ऐसा क्या हुआ कि mgh आ गया? ऐसा क्या हुआ जो mgh हो गया? और कुछ भी तो हो सकता था। पोटेंशियल एनर्जी mgh क्यों आया फार्मूला, या पोटेंशियल एनर्जी आई कैसे? चलो आप लोग कह रहे हो ग्रेविटी की वजह से आई, ठीक है, इसीलिए जी लगा हुआ है इसलिए आप समझ गए कि ग्रेविटी की। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ? जो वो, क्योंकि हमें मालूम है कि ये एनर्जी कहीं ना कहीं से तो आई होगी कन्वर्ट होके, यस, है ना?
अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन वो कहाँ से आई किसी को नहीं मालूम। हाँ, हमें ये पता है कि यहाँ से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ये मालूम है कैसे हुआ। क्योंकि बॉडी ने वेलोसिटी गेन किया, तो हाफ mv स्क्वायर करते जाओ, यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी, एंड एवरी all the potential energy will be getting converted into kinetic energy just before hitting the ground. But what happened that the body gained potential energy? कोई बता सकता है? सर वो बॉडी अर्थ को अगर हम लोग मतलब जमीन को अगर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करें, और जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए। ठीक है, लेकिन हुआ कैसे, क्या हुआ ऐसा? क्वेश्चन समझ रहे हो? ऐसा हुआ क्या कि ये mgh बन गया? नहीं पता सर। नहीं पता? अब देखो पता लगाते हैं। वर्क का कंसेप्ट मालूम है? वर्क, हाँ सर। यस सर। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? Force into displacement. fs cos थीटा, है ना? fs cos theta, where theta is the angle between force and displacement, because force and displacement both are vector quantity. हाँ सर। दोनों का डायरेक्शन होता है, तो दोनों का डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या है? दैट इज थीटा। समझ रहे हो बात को? यस सर। fs cos theta, ये है वर्क का फॉर्मूला, है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बात को ध्यान से देखो। ये बॉडी मान लो नीचे रखी हुई थी, है? मैंने इसको फोर्स लगाया और ऊपर लेके गया, फोर्स लगाया, क्या लगाया? फोर्स, और ऊपर लेके गया। ऊपर ले जाने में मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ हाइट का। समझ रहे हो? यस सर। अब मुझे बताओ कितना वर्क डन किया मैंने इस बॉल को उस हाइट पे ले जाने के लिए। सो वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं, W इज इक्वल टू fs, W इज इक्वल टू fs व्हाट? cos थीटा। cos थीटा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू f की जगह मैं क्या लिखूंगा? क्या f अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ f इज इक्वल टू ma? यस सर। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो g है, तो f a की जगह में क्या लिखूंगा? g। तो f की जगह में क्या लिख सकता हूँ? mg लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? यस सर। f की जगह में लिख दूंगा यस mg, सर। f की जगह में क्या लिख दूंगा? mg, और डिस्प्लेसमेंट की जगह में क्या लिख दूंगा? h cos थीटा। थीटा की जगह क्या लिखूंगा? थीटा क्या होता है? द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। 9 तो यहाँ पे cos फोर्स और 9 डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? सेम, दोनों 1। सेम डायरेक्शन में, हाँ। यानी थीटा इज 0, यानी थीटा इज यस सर। 0 सर। डिग्री। तो cos 0 क्या होता है? 1 1। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया? mgh। mgh। ये वर्क डन हुआ बॉडी पे, ये वर्क डन जो हुआ है बॉडी पे, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। समझ में आया? सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना सर। ये mgh cos थीटा तक समझ में आया? हाँ सर। तो cos 0 हो गया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। cos 0 होता है 1, तो mgh इंटू 1, तो mgh बन गया। सो ये हमारा वर्क डन कितना हुआ बॉडी को हाइट h पे ले जाने के लिए? मतलब यहाँ से उठाया और यहाँ तक जब मैं लेके आया बॉडी को, तो बॉडी के ऊपर वर्क डन हुआ mgh, और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? क्योंकि जाया वेस्ट नहीं होना चाहिए ना, जो वर्क डन हुआ है हमारा वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। यस और नो? यस सर। सो यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। आप समझ में आया mgh क्यों है? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर, समझा। समझ गया? ये हुआ है अभी, कभी पढ़ा है ऐसा? मतलब कभी पोटेंशियल एनर्जी mgh फॉर्मूला मालूम है? पहले से पता था? नहीं सर, सर, सिर्फ कोई तो फॉर्मूला सर ने कराए थे, बट हम लोग भूल गए। सर कल ही मालूम पड़ा। लेकिन आज पता चला, आज ये पता चल गया होगा कि ये mgh भी क्यों आया। वर्क हाँ डन हुआ सर। बॉडी पर, यस यस सर। यस सर। बॉडी पे वर्क वर्क डन डन की वजह हुआ, से आया है। वर्क डन की वजह से आया। सो दैट इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी को ऐसी एनर्जी ऑफ बॉडी कहते हैं जो उसके पोजीशन की वजह से डिफाइन की जाती है। जितना ज्यादा पोजीशन पे लेके जाओ उसको, उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हो बात को? जितना ज्यादा हाइट पे लेके, देखो मास, एक बॉडी का मास सेम रहेगा, एक बॉडी है उसका मास सेम रहेगा हमेशा ना, थ्रू आउट।
और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम रहेगी थ्रू आउट। तो आपको जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है फिर डायरेक्टली? हाइट। दैट मीन जितना ज़्यादा हाइट बढ़ाते जाओगे बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो पोजीशन डिफाइन करेगा कि आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो अब ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी में हमें लगना नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि हीट जो ट्रांसफर हो रही है इधर उधर जहाँ पे भी जा रही है, लेकिन टोटल सिस्टम का हीट एनर्जी जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। 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 समझ में आया? हेडिंग डालो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज का लेक्चर बहुत बेसिक है। आज हम सिर्फ और सिर्फ हल्का फुल्का सारी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 11:30 तक है ना अपना? यस। Yes, sir. उसके बाद यस सर। तो मैं एक काम करूँगा, आप लोगों को 11:20 को छोड़ दूंगा। आप लोग 10 मिनट का ब्रेक ले लेना एंड देन 11 को स्टार्ट हो जाए 11:30 को स्टार्ट हो जाएगा आपका दूसरा लेक्चर। सर 12 o'clock को। 12 को है? चलो यस ठीक, मैं सर। जल्दी छोड़ दूंगा आज आप लोगों को। तो आज ज़्यादा मैंने मतलब कैसा है, आज ही के आज पूरा भर दूंगा ना तो दिमाग जो है ओवरफ्लो हो सकता है। तो सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हीट ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी सीवी तो पता होगा ना आप लोगों को, क्लास 10 में पढ़ा होगा। Full form क्या है सर उसका? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। नहीं ओके मालूम सर, सर। याद नहीं आ रहा है सर। हीट सर कैपेसिटी, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक वाला क्या? हीट कैपेसिटी मतलब किसी भी फ्लूइड की हीट कैपेसिटी कितनी है, मींस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम 1 डिग्री सेल्सियस। नहीं पढ़ा? 10th में होगा ना, पढ़ा होगा। Yes, sir. हीट पढ़ा कैपेसिटी, था, याद नहीं आ रहा है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। नहीं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग नहीं होता। हीट कैपेसिटी मतलब किसी भी फ्लूइड की कितनी हीट की कैपेसिटी है, मतलब क्या कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज द नो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हाँ सर पढ़े थे। याद आ रहा है? यस सर। तो हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे कितना है, तो इसीलिए उसको सीवी और सीपी कहते हैं। सीवी मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो ये तब समझ में आएगा। बॉल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ करना है तो हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो है या एक काम करते हैं आज ही कर लेते हैं। बहुत छोटा छोटा सा है, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। आप लोगों को कौन कौन सा लॉ हुआ अभी तक केमिस्ट्री में? कौन से लॉ तक हुआ है? सर अभी कल ही एक मैम ने जो कि बॉयज लॉ करवाए हैं। कौन है मैम? मंजेश्वरी मैम। मंजेश्वरी मैम है। बॉयल्स लॉ करवाया है? नो। यस सर। यस है। सर। बताओ बॉयल्स लॉ क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस में सर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसमें। टेम्परेचर टेम्परेचर और मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रहते हैं सर। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और प्रेशर प्रेशर इनवर्सली डायरेक्ट, प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इनवर्सली Inversely प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो T1 लेकिन V1 लेकिन इक्वल्स टू। लेकिन 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 एक चीज है, टी कांस्टेंट होना चाहिए। यस सर। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल बोलते हैं इसको, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद आता है चार्ल्स लॉ। उसके बाद क्या आता है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है मालूम है? चार्ल्स लॉ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर टेम्परेचर के। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर। कहाँ? प्रेशर कांस्टेंट। यस सर। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। क्या चीज कांस्टेंट होना चाहिए बेटा? प्रेशर। प्रेशर और मॉलिक्यूल। ये हो गया, ये हो गया। आवाज आ रही मेरी? लेक्चर में बस वही चार्ज थोड़ी लॉ।
हाँ, ये हो गया चार्ल्स लॉ। फिर आता है गे लुसेक्स लॉ। क्या नाम है? GAY लॉ। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? इन्होंने ये बोला कि जो आपका प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। क्या? प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के, जबकि आपका क्या कांस्टेंट होना चाहिए? वॉल्यूम। वॉल्यूम। समझ में आया? यस सर। सो ये हो गया आपका बॉयल्स लॉ, ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ, ये हो गया आपका गे लुसेक्स लॉ। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करूं, एक काम करो, इसको अगर मैं ऐसा करूं, सो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसा कर सकता हूँ, इसको नहीं कर सकता? यस Yes, सर। sir. कर हाँ सकता हूँ, सर। ठीक है। कांस्टेंट को अगर मैं बोलूं, कांस्टेंट को अगर मैं बोलूं, चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, इन तीनों को मैं अगर कंबाइन करूं बेटा, इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर, लिख सकते हैं। इसको ऐसा लिख सकता हूँ, PV इज यस Yes, डायरेक्टली सर। sir. प्रोपोर्शनल टू T। तीनों लॉ को कंबाइन करने को। सर हम्म एवोगैड्रो लॉ नहीं लिया सर आपने? हाँ, एवोगैड्रोस लॉ वो बोलता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। सो मैं काम कर सकता हूँ, PV इज इक्वल टू NT, है ना? ऐसे आ जाएगा। ये समझ आया आपको? Yes, sir. यस सर। PV Yes, is sir. directly proportional to NT where N is the number of moles of gas। ठीक है, अगर मुझे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकालना है तो मुझे क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पे जो कांस्टेंट जो डालता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। Universal. इसको डिनोट करते हैं हम हाँ. R से, कैपिटल R। ठीक है, एंड PV इज इक्वल टू NRT। दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? Ideal gas equation. आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्यों? सिर्फ गैस इक्वेशन क्यों नहीं बोला? सिर्फ गैस Sir, इक्वेशन क्यों नहीं? constant. आइडियल गैसेस वो Constant. गैसेस होती हैं जो ये सारे लॉ को फॉलो करती हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इस सारे लॉ को जो फॉलो करता होगा, जो गैसेस फॉलो करती होंगी, उन्हीं को आइडियल गैसेस कहते हैं। एंड सिंस PV इज इक्वल टू NRT इज ओनली फॉर आइडियल गैसेस, 90% ऑफ गैसेस इन द यूनिवर्स नहीं, 90% ऑफ गैसेस ऑन द अर्थ इज आइडियल गैस। ठीक है, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस कहीं हो रहा है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, तो आपका प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? Volume. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर अच्छा मैं हाँ. चार्ल्स बॉयल्स लॉ की वजह से ना, तो अब एक आपको सिनेरियो देता हूँ। मान लो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है, यानी वहां पे क्या चीज कांस्टेंट है बेटा? हीट ट्रांसफर, heat, Pressure, temperature, प्रेशर, volume, टेम्परेचर, number of वॉल्यूम। volume, मॉलिक्यूल। number of moles, अब दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और दोनों थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक दूसरे से एक दूसरे से एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी दोनों का क्या चीज सेम होगा बेटा? टेम्परेचर। दोनों का क्या चीज सेम होगा? टेम्परेचर। लेकिन क्या प्रेशर और वॉल्यूम सेम होगा? सर क्या बोले आपने? रिटर्न बताओ ना, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी बीच तो में। दो हाँ sir. sir. हाँ देखो, दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में तभी होंगे जब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। यस और नो? यस सर। चलो, Yes, टेम्परेचर sir. सेम है, टेम्परेचर सेम, सेम है। थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो टेम्परेचर सेम है। क्या दोनों का प्रेशर सेम होगा? यस सर। क्या यस दोनों सर, का यस वॉल्यूम होगा। सेम होगा? यस, सेम होगा। यस सर। लेकिन हाँ लेकिन सर। लेकिन अगर मैं Yes, किसी sir. भी चीज से इंटरनली अगर पहले वाले के प्रेशर को चेंज करूं, तो दूसरे वाले का वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा?
बताओ जल्दी 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 फास्ट। पहले वाले का देखो, दो सिस्टम बनाता हूँ ना, दो सिस्टम है। दो सिस्टम बनाता हूँ मैं, और ये दोनों सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी बाहर नहीं जा, एडियाबेटिक प्रोसेस में है। तो दिस इज सिस्टम 1, दिस इज सिस्टम 2। तो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 थर्मल इक्विलिब्रियम में होने की वजह से दोनों का टेम्परेचर सेम है, यानी T1 इज इक्वल टू T2। तो क्या मैं बोल सकता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ का अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो यहाँ के वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा? जल्दी। इनवर्स प्रोपोर्शनल में। हाँ, वॉल्यूम घट जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम घटेगा तभी ना प्रेशर यहाँ पे भी बढ़ेगा, क्योंकि सेम होना, तभी ना प्रोसेस सेम होना चाहिए थर्मल इक्विलिब्रियम में। समझ आ रही बात? यस सर। सो ये कहाँ से इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने इस चीज को? सर एक बार ये रिपीट कर दीजिए ना। हाँ करता हूँ। फर्स्ट सिस्टम और सेकंड सिस्टम में टेम्परेचर सेम है, तो पहले सिस्टम में अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो दूसरे सिस्टम में भी प्रेशर बढ़ना चाहिए, यस सर। तभी ना थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, अदरवाइज चेंज हो जाएगा। तो in order to stay in a thermal equilibrium, if I increase the pressure in the first body, the pressure should also increase in the same amount for the second body. तो अगर सेकंड बॉडी का प्रेशर इंक्रीज हुआ तो सेकंड बॉडी के अंदर क्या चीज डिक्रीज हुआ होगा? वॉल्यूम ना, क्योंकि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट था। समझ आई बात? अभी तो बॉयल्स लॉ यहाँ पे प्रूव होगी। क्लियर? यस सर। अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा देता हूँ बच्चों, फर्स्ट वाले को, तो क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता तो क्या ये चीज होती? नो नहीं। तो समझ में आ गया बात अभी? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो अभी तक हम देख लेते हैं क्या क्या किया हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने हीट के बारे में पढ़ा। हीट इज एन एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर। और थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज, थर्मोडायनेमिक्स दो अलग अलग सेशन में किया उसको। थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब मोशन। लेकिन ये किसका हीट मोशन? मतलब हीट मोशन में किसकी होगी? फ्लूइड्स की। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड या गैस, यानी दैट थिंग दैट कैन फ्लो इजीली। फिर उसके बाद हमने देखा कि थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है। थर्मल इक्विलिब्रियम तब होगा जब बॉडी का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास और नंबर ऑफ मोल सेम होंगे किसी भी एक बॉडी के, तो और उसके अराउंड नॉन कंडक्टिव लेयर हो या इंसुलेटेड लेयर हो, दैट मीन्स the body should be in adiabatic process, means energy cannot be transferred through the surround. यहाँ तक क्लियर हो गया था? यस सर। यस सर। तो सेकंड हम लोगों ने जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए सबसे पहले ये समझा कि अगर एक आइसोलेटेड बॉडी के अंदर, आइसोलेटेड जब भी मैं बोलूंगा समझ जाना, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है? तो एक आइसोलेटेड बॉडी के अंदर दो फ्लूइड को कंडक्टिंग लेयर के साथ डिवाइड किया गया, तो सबका अलग अलग सब कुछ था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि टेम्परेचर सेम होने की वजह से, क्योंकि हीट ट्रांसफर हुई होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि टेम्परेचर सेम हो गया। टेम्परेचर सेम होने की वजह से सब चीज सेम हो गई, ठीक है? फिर हमने देखा कि अगर तीसरी बॉडी को लाके रख दिया गया, तो अगर कोई भी दो इक्विलिब्रियम से, अगर कोई भी दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम तीसरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम से के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि तीनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। दिस इज जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ तक समझ में आया था? यस सर। यस सर। ठीक। थर्ड स्लाइड में हमने देखा कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या। अभी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं आए, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए हमें ये समझना चाहिए था कि एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? टोटल बॉडी की एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, चाहे कुछ भी कर लो। हाँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो ट्रांसफर जरूर होगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर जरूर होगी,
जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अगेन बॉडी नीचे से जब ऊपर जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी अब चेंज होगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ऊपर नीचे अगर बॉडी आती रहेगी, लेकिन किसी भी इंस्टेंट पर आप बॉडी की टोटल एनर्जी निकालोगे वो कंजर्व रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे आया, वर्क डन हुआ बॉडी पे ऊपर ले जाने के टाइम पे, दैट्स व्हाई ये सब हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया था। तो उसके बाद ये गैस इक्वेशन हम पता होना बहुत जरूरी है। गैस इक्वेशन पता होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए था बॉयल्स लॉ क्या होता है। क्या होता है बॉयल्स लॉ, जल्दी जल्दी फटाफट याद कर लो कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। किसी भी बॉडी का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो और प्रेशर बढ़ाते जाओ तो वॉल्यूम घटता जाएगा, या वॉल्यूम बढ़ाते जाओ तो प्रेशर घटता जाएगा, सिंपल। फिर चार्ल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जिस गैस का प्रेशर कांस्टेंट। अगर किसी भी गैस का प्रेशर आप कांस्टेंट कर दो तो उसका वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली डिपेंड करता है, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा वॉल्यूम, या जितना कम वॉल्यूम रखोगे उतना ज्यादा टेम्परेचर, जितना कम वॉल्यूम रखोगे उतना कम टेम्परेचर भी रहेगा। फिर गे-लुसाक्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है प्रोवाइडेड वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। ये हो गया गे-लुसाक्स लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है, फोर्थ लॉ एवोगैड्रोस लॉ, कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। इन सबको कंबाइन करके पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनटी आया, फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया मैंने, वहां पे आ गया हमारा आर, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहाँ तक बताओ सबको क्लियर है? यस सर। यस Yes, sir. आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर, आज के लिए इतना क्यों बता रहा हूँ उसका रीजन, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे तो फ्रेश माइंड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल से फर्स्ट लॉ पढ़ाने के सीधा बाद में न्यूमेरिकल चालू करेंगे। तो वो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर रहेगा। ठीक है, हेलो सर। हाँ बेटा। सर हम्म, सर बोलो। सर ये जो फर्स्ट लॉ पूरा गैलुसैक लॉ पे बेस है क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बॉडी की एनर्जी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो यानी हीट का बात होगा तो हीट एनर्जी की बात होगी। तो टोटल देखो हीट इधर से उधर जाएगी, मतलब एक सिस्टम आवाज से ब्रेक हो रही है सर, अच्छा अभी क्लियर है? ब्रेक हो रही है सर।